नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग अपनी हिस्ट्री सीरीज में अब तक देख चुके थे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। हमने पहले ये देखा कि कैसे उन्होंने अन्य यूरोपीय शक्तियों को पहले हराया, फिर धीरे धीरे एक करके मजबूत भारतीय रियासतों को भी वो हराते चले गए। हमने बंगाल से शुरुआत की थी, फिर हमने देखा उन्होंने कैसे मैसूर को हराया, फिर हमने उन्हें मराठा शक्ति को हराते हुए देखा और बाद में हमने देखा पिछले लेक्चर में कि किस प्रकार उन्होंने सिंध का अधिग्रहण कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग अंग्रेजों द्वारा पंजाब विजय को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग संक्षेप में थोड़ा सा सिख इतिहास को समझ लेते हैं। तब हम लोग सीधे सिख साम्राज्य या फिर पंजाब का वो जो पूरा इलाका था जो अंग्रेज जीत लेते हैं 1849 में और जीत कर उसे ब्रिटिश राज का हिस्सा बना लेते हैं, उसे देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिख इतिहास संक्षेप में समझते हैं। सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनका जन्म 1469 ईस्वी में होता है और यहीं से हम मानते हैं कि सिख धर्म की एक शुरुआत वो देते हैं। हालांकि सिख धर्म में 10 गुरु आते हैं। अब एक एक करके उन गुरुओं को देख लेते हैं कि पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक देव ही थे, जो 1469 से 1539 तक जिनका समय रहता है। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, 1539 से 1552 तक ये गुरु की पदवी पर रहते हैं। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, 1552 से 1574। चौथे गुरु थे गुरु रामदास और पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव। एक्चुअली जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव, इन्हीं के समय से मुगलों और सिखों के बीच में एक प्रतिद्वंदिता, एक राइवलरी की शुरुआत हुई थी, क्योंकि माना यह जाता है कि खुसरो जो कि जहांगीर का बेटा था, उसने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी और उस बगावती शहजादे खुसरो को चूंकि शरण दी थी गुरु अर्जन देव ने, इस वजह से जहांगीर उनसे नाराज हो जाता है और वो उन्हें मरवा देता है। तो उसके बाद जो छठवें गुरु आते हैं यानी कि गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 जिनका ड्यूरेशन रहता है, इनके समय से जो पूरी कम्युनिटी थी, जो सिख कम्युनिटी थी, उसके मिलिटराइजेशन की यानी कि सैन्यकरण की शुरुआत हो जाती है। फिर 7वें गुरु आते हैं हर राय, 8वें गुरु आते हैं हरकृष्णन। इसी क्रम में जो 9वें गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर, उन्हें औरंगजेब मरवा देता है और एक बार फिर मुगलों और सिखों की प्रतिद्वंदिता चरम पर पहुंच जाती है। और उसके बाद जो गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, ये सिख कम्युनिटी को एक सैन्य कम्युनिटी के रूप में डेवलप करते हैं और खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 1699 में, जिससे सिखों को सिर्फ सैन्य शक्ति तक ही सीमित न करके बल्कि राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयास करने लगते हैं, यानी कि उसको एक सिख राज्य की स्थापना करने पर भी वो जोर देना शुरू कर देते हैं। 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बंदा बहादुर 1713 तक नेतृत्व प्रदान करते हैं सिख कम्युनिटी को। हालांकि वो गुरु नहीं थे, क्योंकि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद गुरु परंपरा को समाप्त करते हुए गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु की पदवी दे दी थी। लेकिन हाँ, गुरु गोविंद सिंह के बाद कुछ समय तक बंदा बहादुर जो मुगलों के खिलाफ जो सिखों की राइवलरी चल रही थी उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। लेकिन जब बंदा बहादुर को फर्रुखसियर मरवा देता है तो उसके बाद से कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं आता है जो सिख कम्युनिटी को एक साथ बांध के रखे, और इस वजह से सिख कम्युनिटी इसके बाद से बिखरने लगती है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण सिख नेता आए भी इस दौरान, जैसे कपूर सिंह, जस्सा सिंह आहलूवालिया, लेकिन ये कोई भी नेता पूर्णतः सिखों को एकजुट करने में सफल नहीं हो सके, क्योंकि पूर्णतः एकजुट करने का जो काम था उसे पूरा करना था महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था 1780 में सुखर चकिया मिस्र के मुखिया महासिंह के घर पे हुआ था, क्योंकि रणजीत सिंह के समय आते आते जो पूरी सिख कम्युनिटी थी या जो पंजाब का जो इलाका था वो 12 मिसलों में विभाजित हो गया था। उसी में से एक सुखर चकिया मिसल थी जहां पर रणजीत सिंह का जन्म होता। 1797 आते आते ये सुखर चकिया मिसल के प्रधान बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो पंजाब का इलाका है उसमें 12 मिसलें हैं और इसी इलाके में से जो सुखर चकिया मिसल थी वहीं के प्रमुख महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह का महत्व ये था कि इन्होंने इन सारी मिसलों को एक एक करके जोड़ना शुरू कर दिया। 1801 आते आते खुद को पंजाब का इन्होंने शासक घोषित कर दिया और 1805 आते आते लाहौर, अमृतसर और जम्मू जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ये फैल चुके थे, यानी कि रणजीत सिंह की सत्ता यहाँ तक फैल चुकी थी। और माना यह जाता है कि रणजीत सिंह के समय तक सिख कम्युनिटी या जो सिख सेना थी ये पूर्णतः अजय हो चुकी थी और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सबसे बड़ी आर्मी होने का इसे गौरव प्राप्त था। पूरे विश्व की बात हो रही है। भारतीय राजा तो इनसे उलझने का कोशिश करते नहीं थे, साथ ही जो अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह, उसे भी रणजीत सिंह की सेना ने कई बार हराया था। इस वजह से रणजीत सिंह की बहुत ख्याति हो चुकी थी उस समय तक। अब चलते हैं अंग्रेजों के साथ इनके संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। याद करिए हमने वो कहानी जो देखी थी सिंध वाले
वाले लेक्चर में जो ग्रेट गेम की शुरुआत की थी, और हमने कहा था कि नेपोलियन तिलसित की संधि करता है अलेक्जेंडर प्रथम के साथ 1807 में, जिसकी वजह से हमने देखा था कि दो रास्ते हो सकते थे रशिया से भारत आने के, और इसी वजह से इन दोनों रास्तों से लगने वाले बफर स्टेट तक अंग्रेज, और उस समय लॉर्ड मिंटो चूंकि भारत का वायसराय था, वो अपने प्रतिनिधि काबुल, लाहौर, सिंध और तेहरान भेजता है। यह हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। अब चूंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में हम ये देखेंगे कि जब लॉर्ड मिंटो अपना प्रतिनिधि लाहौर भेजते हैं तो प्रतिनिधि कोई और नहीं था बल्कि वो मेटकॉफ था। मेटकॉफ लाहौर पहुंचता है, वही मेटकॉफ है जो थोड़े समय के लिए बाद में भारत का गवर्नर जनरल भी बनता है। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आप कभी पीटी में क्वेश्चन आता है तो ये वही मेटकॉफ है। तो इसे उस समय प्रतिनिधि बनाकर लॉर्ड मिंटो लाहौर भेजता है ताकि ये जाए और रणजीत सिंह से इस बात पे समझौता करे कि वो फ्रांसीसियों और रशिया को अपने यहाँ आने ना दें। शुरुआत में इनकी वार्ता विफल रहती है, यानी कि मेटकॉफ और रणजीत सिंह की वार्ता शुरुआत में विफल रहती है, और इसी दौरान रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी में छोटा मोटा युद्ध भी होता है। और उस युद्ध के बाद महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अमृतसर की संधि होती है 1809 में, जिस संधि के अंतर्गत ये मान लिया गया था कि सतलज नदी के उत्तर और पश्चिम के सारे क्षेत्र रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में हैं, और अंग्रेजों ने वादा किया था कि ये कभी भी इस सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे। और यही वादा रणजीत सिंह ने भी किया था। जो नीली लाइन देख रहे हैं यही है सतलज रिवर, और इसके पश्चिम में रणजीत सिंह रहने का वादा करते हैं, और इसके पूरब में ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स न कभी इस सतलज नदी को पार करेंगे, ना ही रणजीत सिंह इस सतलज नदी को पार करेंगे। ये अमृतसर की संधि में ये बात डिसाइड हुई, और 1839 तक जब तक रणजीत सिंह की मृत्यु नहीं हो जाती ये संधि कायम रहती है। और रणजीत सिंह सतलज के दक्षिण या पूर्वी भाग में कभी नहीं आते हैं, परंतु सतलज के उस पार यानी पश्चिमी हिस्से में बहुत से क्षेत्र जीतते चले जाते हैं, जैसे कि 1813 में अटक, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर। और पेशावर की कहानी हमने पिछले वाले लेक्चर में देखी भी थी कि पेशावर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो 1834 में पेशावर को भी रणजीत सिंह जीत लेते हैं, और अंत में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उस समय तक एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली पंजाब राज्य को बना चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तभी से अंग्रेजों की नजर पंजाब की ओर लग चुकी थी। क्योंकि जरा स्थिति को समझ लीजिए कि अंग्रेज उस समय बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, क्योंकि 1818 आते आते तक पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। देखिए इस मैप में 1823 का मैप है, जिसमें जो पिंक कलर का एरिया है वो तो पूर्णता नियंत्रण में है। जो आसमानी या फिर जो स्काई ब्लू वाला जो एरिया है ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट थे लगभग, यानी कि पूरा इलाका ही अंग्रेजों के आधिपत्य में आ चुका था। यानी कि एक क्षेत्र पर सीधे सीधे अंग्रेजों का शासन था, जबकि बाकी भाग के शासकों पर अंग्रेजों का जोर चलता था। यानी कि वो उन्हीं के कहे अनुसार, अंग्रेजों के कहे अनुसार ही कोई निर्णय लेते थे, क्योंकि ज्यादातर सहायक संधि से बंधे हुए थे। और ऐसे में 1843 तक आते आते सिंध को चार्ल्स नेपियर ब्रिटिश राज में मिला लेता है। इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो इस तरह से जो स्थितियां बन रही थी उसमें अंग्रेजों का पंजाब की ओर रुख करना लाजमी था। और वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां क्या हो रहा था, जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में, तो उनकी मृत्यु के बाद बारी बारी से उनके पुत्र खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, शेर सिंह जैसे अनेक लोग शासक बनते हैं, परंतु ये योग्य शासक नहीं थे। साथ ही इन लोगों की असमय मृत्यु भी होती गई या फिर किसी ने उसकी हत्या करा दी। तो ऐसे में 1843 में 5 साल का छोटा सा बालक दलीप सिंह को पंजाब की गद्दी पे बैठाया गया, और उनकी जो माता थी महारानी जिंद, उन्हें उनकी संरक्षिका बनाया गया। यानी कि मेनली ये जो रानी जिंद थी यही अब पंजाब की सत्ता को संभाल रही थी। और अब ये बात समझिए कि सिख साम्राज्य जो दरबार था वो षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था, क्योंकि देखिए इसी दौरान कई तो राजा आ रहे हैं और कई वजीर बदल रहे हैं। क्योंकि कुल मिला के 1839 से 1845 के मध्य, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है देखिए 6 वर्षों की, उसमें 4 राजा और 4 वजीर बदले जा चुके थे। और ये जो सारी षड्यंत्र था उसकी वजह से तो राज्य कमजोर होगा ही, साथ ही जो सिख जो सेना थी जो इस राज्य का आधार थी वो अब तक काफी कमजोर हो चुकी थी। क्योंकि उनके जो मुख्य सेना नायक थे, जो महत्वपूर्ण सेना नायक थे रणजीत सिंह के समय के, एक तो वो
नहीं रहे थे। साथ ही तेजा सिंह जैसा एक ऐसा सेनापति बनाया गया था जो बड़ा ही दुष्चरित्र था। तो इस तरह से सिख सेना भी कमजोर हो चुकी थी। यानी अब तक आप लोग पृष्ठभूमि समझ चुके हैं। अब सीधे चलते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की तरफ, जो 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था। आपको पता होगा कि अमृतसर की संधि के अनुसार सिख सेना सतलुज के इस पार यानी कि केवल पश्चिम की ओर रह सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी तरफ में अंग्रेजों की संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। वो गतिविधियां क्या होती हैं? एक तो पूर्वी तरफ पे, सतलुज के पूर्वी तरफ पर अंग्रेज धीरे धीरे करके सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगते हैं, और साथ ही सैनिकों की संख्या ही नहीं बढ़ने लगती है, साथ ही वहां पर जो पूर्वी तट पर है नाव इत्यादि जमा होने लगती हैं, साथ ही पुल बनाने की सामग्री का भी वहां जमा होने लगता है। और अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, उस समय तक हार्डिंग 1844 में देखिए हार्डिंग गवर्नर जनरल बन चुका। चूंकि नया गवर्नर जनरल आया है, उसके आते ही इस तरह की गतिविधियां होने लगती हैं, तो सिख जो सेना थी उसके मन में शंका आना लाजमी था। और जो सिख सैनिक जो अभी केवल पश्चिमी इलाकों में हुआ करते थे, सतलज के पश्चिमी छोर पर होते थे, उन्होंने सतलज नदी को पार करके पूर्वी हिस्से पर आ गए। और यही पंजाब की सेना की सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अंग्रेज तो चाह ही रहे थे कि सिख सैनिक ऐसी ही कोई गलती करें। क्योंकि जैसे ही उन्होंने सतलज पार किया सिख सैनिकों ने, अंग्रेजों ने उन पर तुरंत आरोप लगा दिया कि देखिए आपने अमृतसर की संधि का उल्लंघन कर दिया है। और इस तरह से सिख सेना के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। और इन दोनों सेनाओं के बीच में कई छोटे छोटे युद्ध हुए, जैसे कि मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल व आलीवाल जैसी जगहों पर। और अंत में सुब्बा रहान की जो लड़ाई हुई थी, जहां पे सिख सेना हारती है, और बड़ी निर्णायक लड़ाई थी। और मान लिया जाता है कि जो अंग्रेज और सिख सेना में जो युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो सिख सेना हार चुकी है जब सुब्बा रहान की लड़ाई हार जाती। हालांकि ये जो हार हुई थी सिख सेना की, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था इसके वजीर और सेनापति। जो वजीर लाल सिंह था, जो रानी जिंद का प्रेमी था, और जो सेनापति था तेजा सिंह, ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे थे लगातार अंग्रेजों के साथ। यानी कि ये जो विश्वासघात देते हैं दोनों, इसी वजह से सिख सेना पराजित होती है। ये लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे, अंग्रेजों से पत्र व्यवहार कर रहे थे, और जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं वो अंग्रेजों को पास कर रहे थे। और यही कारण था कि सिख सेना अंग्रेजों से हार जाती है। तो जब सिख सेना हार जाती है तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में लाहौर की संधि होती है। इस संधि का जो पहला प्रावधान था, उसके अंतर्गत दलीप सिंह को तो महाराज मान लिया जाता और रानी जींद उनकी संरक्षिका, और लाल सिंह को वजीर स्वीकार कर लिया जाता। यानी कि जो पहला प्रावधान था वो सिखों के अनुरूप था, लेकिन बाकी के सारे प्रावधान आगे हम देखेंगे वो अंग्रेजों के अनुरूप थे। क्योंकि इसका जो दूसरा बड़ा प्रमुख प्रावधान था लाहौर की संधि का, वो ये था कि सिख सैनिक, अब जो सिख सेना है वो 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित हो जाएगी। सिख सेना को 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दिया जाएगा। सोचिए, कभी ये सेना 1.5 लाख तक पैदल सैनिकों तक होती थी, जिसे अब 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दिया जा रहा था। अगला जो प्रावधान था वो ये था कि सतलज के पार के समस्त जो प्रदेश थे, उन पर से सिख सेना अपना सारा जो क्लेम था वो छोड़ देगी। देखिए, यानी ये जो पिंक कलर की रेखा है, सतलज के पार के इस पार के जो क्लेम करना चाह रही थी, क्योंकि याद रखिएगा महाराजा रणजीत सिंह के समय से ही सतलज के इस पार यानी कि पूर्वी हिस्से के कुछ हिस्से पंजाब राज्य के माने जाते थे। हालांकि अमृतसर संधि की वजह से इधर आने की मनाही थी, लेकिन वो माने तो जाते ही थे। लेकिन इस संधि में इस चीज को एकदम क्लियर कर दिया गया कि सतलज पार के आप इस क्षेत्र के इधर के क्षेत्र यानी पूर्वी हिस्से पे आप कभी भी कदम नहीं रखें, क्योंकि ये आपका है ही नहीं। और जो एक और महत्वपूर्ण बात थी इस संधि में, सतलज और व्यास नदियों के बीच के जो सभी दुर्ग थे, उन पर से अधिकार छोड़ने थे सिख सैनिकों को, यानी कि सिख साम्राज्य को, यानी कि पंजाब को। ये देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर की और जो ऑरेंज कलर की रेखा है, ऑरेंज की कलर की रेखा जो व्यास को दिखा रही है, जो पिंक है सतलज को, जो इसके बीच के जो सारे इलाके हैं, वहां के जो सारे दुर्ग हैं वो अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। साथ ही जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था इस संधि का, वो ये था कि सिख साम्राज्य से कश्मीर को लेकर गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए के बदले में दे दिया गया। देखिएगा, अगर आप सिख साम्राज्य को देखेंगे दूसरे मैप में, तो ये देखिए, इसमें जो कश्मीर वाला हिस्सा था वो सिख एम्पायर से छीन लिया गया और गुलाब सिंह को दे दिया गया। और बाद में देखिएगा, जो आप कश्मीर का इतिहास, जो बाद में राजा हरि सिंह थे, इन्हीं गुलाब सिंह के ही वंशज थे। और जैसे ही कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दिया जाता है, इससे पूरी सिख कौम काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि ये अब उनकी प्रतिष्ठा का मामला था। और वो तुरंत फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देती है। अब जरा बात को समझिएगा कि अभी किसी हट्टे कट्टे आदमी ने आपकी खूब पिटाई की है और आप अभी धराशाही हैं, यानी कि अभी जमीन पर ही पड़े हुए हैं, और आप फिर से तुरंत
उस व्यक्ति के प्रति लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएं, तो आपके साथ क्या होगा? आप फिर मार खाएंगे। और यही हुआ सिखों के साथ। अंग्रेज उन्हें फिर हरा देते हैं और इस बार वो और भी अपमानजनक संधि करते हैं, जिसे भैरोवाल की संधि कहा जाता है। इस संधि के अंतर्गत रानी जिंद को पहले जो दलीप सिंह के संरक्षिका यानी कि रीजेंट की जो पदवी दी गई थी वो उनसे छीन ली जाती है और मात्र 1.5 लाख की वार्षिक पेंशन उनके लिए निश्चित कर दी जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान इस संधि का होता है वो ये होता है कि अब जो व्यवस्था फिर कौन संभालेगा, क्योंकि व्यवस्थापिका जो थी रानी जिंद तो उन्हें हटा दिया गया, तो व्यवस्था संभालेंगे 8 सिख सरदार। 8 सिख सरदारों की एक परिषद का गठन किया गया था और जो परिषद थी उसका जो अध्यक्ष होगा वो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। यानी कि देखिए, अब व्यवस्था पूर्णतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जा रही है। और अंतिम प्रावधान इस संधि का ये था कि लाहौर में एक स्थायी फौज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रखी जाएगी और जिसका खर्चा कौन उठाएगा? दलीप सिंह उठाएंगे। यानी कि वही, ध्यान दीजिए, वही प्रावधान है सहायक संधि का, जिसमें अंग्रेज अपनी सेना की टुकड़ी राज्य में रखते हैं और साथ ही उस सेना की टुकड़ी का खर्चा वो राज्य उठाता था। तो वही देखिए, वही प्रावधान यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सहायक संधि का। और इस तरह भैरोवाल की संधि के साथ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर समाप्त माना जाता है और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करेंगे और कोहिनूर की कहानी को समझेंगे कि आखिर वो जर्नी ऑफ कोहिनूर क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।